हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे सप्लाई। सप्लाई चैप्टर बहुत आसान है, जैसा डिमांड में पढ़ा बिल्कुल उसका उल्टा है। काफी सारी चीज सिमिलर सिमिलर जैसे मिलेंगी, रूट पूरा सेम है, रूल बस अलग है। वहां पे इनवर्स रिलेशनशिप था, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बट आसान है। और सीयूईटी 25 में इससे क्लास आपको कम से भी कम दो क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा सप्लाई चैप्टर से। तो अच्छे से समझना, एक एक क्वेश्चन क्लास 5 नंबर का है और दो क्वेश्चन 10 नंबर का है। और अगर एक आपने गलत कर दिया तो -1 हो जाएगा, मतलब मतलब 5 मिलने की जगह एक माइनस हो जाएगा, तो टोटल 6 नंबर का आपका नुकसान हो जाएगा अगर आपने गलत किया। ध्यान से समझना, जितना भी बताऊंगा वन शॉट के अंदर इस चैप्टर के अंदर सारा पेपर में उसी से आएगा, भरोसा रखो। स्टार्ट करते हैं। सप्लाई, कंज्यूमर डिमांड करता है, सेलर सप्लाई करता है। कंज्यूमर का मेन मोटिव है सेटिस्फैक्शन, सेलर का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट। सो अगर मैं बात करूं सप्लाई की, तो व्हेन अ सेलर, वहां पे था व्हेन अ कंज्यूमर इज विलिंग, वहां पे भी था इज विलिंग, एंड एबल टू सेल, वहां पे था एंड एबल टू परचेज। बिल्कुल उल्टा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जो आपने पढ़ा डिमांड के अंदर बिल्कुल उसका उल्टा है सप्लाई के अंदर। व्हेन अ सेलर इज ए विलिंग एंड एबल टू सेल a fixed quantity of a commodity at various price in the market during a given period of time। तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे एक सेलर कितनी क्वांटिटी को सेल करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। जैसे एक्स वांट टू सेल 1000 kg ऑफ व्हीट एट द रेट 25 पर केजी इन एवरी मंथ की वजह से सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट आ गया। ध्यान रखना, डिमांड भी फ्लो कॉन्सेप्ट है, कि साल भर की कितनी डिमांड है, वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की कितनी डिमांड है वो मेजर किया जाता है। सप्लाई भी फ्लो कॉन्सेप्ट है, वो भी मेजर करता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे कितनी सप्लाई हो रही है। एक पीरियड लेते हैं हम लोग। और सप्लाई के दो एस्पेक्ट है, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई। मार्केट में बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स, ए सेलर है, बी सेलर है, सी सेलर है। हम ए के पास गए, हमने पूछा भैया तुम्हारी सप्लाई कितनी है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल, यानी एक सेलर की सप्लाई। तो इंडिविजुअल सप्लाई रेफर्स टू सप्लाई ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म हु इज विलिंग एंड एबल। डेफिनेशन वही है, लेकिन बस यहां क्या लग गया, इंडिविजुअल फर्म, एक अकेला, who is willing and able to sell a fixed quantity of a commodity at various price in the market during a given period of टाइम। हमेशा सप्लाई में पीरियड ऑफ टाइम लगेगा ही लगेगा। तो इंडिविजुअल सप्लाई मतलब क्या होता है, किसी एक सेलर की सप्लाई। जब प्राइस ऑफ चॉकलेट, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला जा रहा है, सेलर सप्लाई भी क्या कर रहा है, बढ़ाता चला जा रहा है। कोई भी सेलर होगा ना, उसका मेन मोटो प्रॉफिट है, तो वो तुम्हें महंगी चीजें ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा। आप दुकान में जाओ, उसके पास 4 तरीके की चीज होंगी, जो हाईएस्ट प्राइस वाला है ना, उसको तुमको वो बेचने का कोशिश करेगा कि यार हाई प्राइस वाला बेच दे, रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। मान लो 20% का रेवेन्यू है, 1000 का सामान बेचेंगे तो 200 मिलेगा, 2000 में 400 मिल जाएगा सेम परसेंटेज में। तो वो चाहते हैं हाई प्राइस वाली चीजों को ज्यादा बेचे। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला जा रहा है, सप्लाई भी बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी। यही चीज डिमांड में इनवर्स था, यही चीज सप्लाई के अंदर डायरेक्ट है, जिसकी वजह से डिमांड का डाउनवर्डली स्लोपिंग था, जबकि सप्लाई कर्व अपवर्डली स्लोपिंग है। प्राइस इतना, सप्लाई इतना, प्राइस ऊपर, सप्लाई और ऊपर, प्राइस और ऊपर, सप्लाई और ऊपर। अगर कर्व में बनाओगे तो ये ऐसा कर्व बन जाएगा। वहां पे डिमांड के अंदर आपने पढ़ा था कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इसके अंदर आप क्या पढ़ते हो, कॉनकेव टू द ओरिजिन। सप्लाई कर्व क्या है, कॉनकेव टू द ओरिजिन, जबकि डिमांड कर्व क्या था, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो ये हो गया पूरा का पूरा सप्लाई। अब मार्केट सप्लाई क्या होता है, जितने भी इंडिविजुअल सेलर्स हैं, उन सारे इंडिविजुअल सेलर्स की सप्लाई को सम कर दोगे पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, उसको क्या बोलते हैं, मार्केट सप्लाई। 5 रुपए में फर्म ए सप्लाई करता है 2 और फर्म बी करता है 3, तो 2 + 3 टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। 10 रुपए में ए सप्लाई करता है 10, बी करता है 20, तो ये हो गया आपका मार्केट सप्लाई। 15 रुपए में ए सप्लाई करता है 20, बी सप्लाई करता है 40, तो ये 60 होगी मार्केट सप्लाई। 20 रुपए में ए सप्लाई करता है 30, बी करता है 45, टोटल होगा 75। तो मार्केट सप्लाई का मतलब क्या है, जितने भी इंडिविजुअल सेलर्स हैं, सबकी सप्लाई को ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास जो निकल कर आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट सप्लाई, राइट। तो देखो, ये ए की सप्लाई है अपवर्डली स्लोपिंग, ये बी की सप्लाई है, और दोनों को जोड़ोगे तो ये क्लास सी की सप्लाई हो जाएगी। तो ये हो गया आपका मार्केट सप्लाई, राइट। तो इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई, आई होप आपको क्लियर है। सब में ही आपको प्राइस में
और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला जाएगा सप्लाई भी आपका बढ़ता चला जाएगा, राइट। अब हम अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज सप्लाई फंक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। सप्लाई फंक्शन क्या होता है आपको पता है, कोई भी फंक्शन अगर है ना तो वो रिलेशनशिप बताएगा दो वेरिएबल के बीच में, पहला सप्लाई और वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। सप्लाई फंक्शन रिलेशनशिप बताता है किस किस के बीच में, एक तो सप्लाई और दूसरा वो सारे फैक्टर्स जो सप्लाई पे इंपैक्ट डालते हैं, सप्लाई पे असर दिखाते हैं। तो सप्लाई फंक्शन रिलेशनशिप बताता है किस किस के बीच में, सप्लाई और फैक्टर्स अफेक्टिंग इट के बीच में। जैसे डिमांड फंक्शन रिलेशनशिप बताता था डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग इट में, उसी तरीके से सप्लाई फंक्शन रिलेशनशिप बताता है सप्लाई और फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। सर ये फैक्टर्स अफेक्टिंग इट क्या है, सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, यानी वो सारे फैक्टर्स जो सप्लाई को कम या सप्लाई को ज्यादा कर सकते हैं, राइट। जैसे ये हैं सारे के सारे फैक्टर्स, ठीक है। अब एक ही करें, सब पढ़ेंगे। सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू फंक्शंस ऑफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, नंबर ऑफ फर्म्स, गोल ऑफ द फर्म, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेशंस और गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी। इन सब को बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस। ये सारे के सप्लाई, ये सारे के सारे फैक्टर्स सप्लाई को अफेक्ट करेंगे, यानी उसको छेड़ेंगे, कम करेंगे या ज्यादा करेंगे। तो इन फैक्टर्स में और सप्लाई में जो रिलेशनशिप बताता है उसी को क्या बोलते हैं, सप्लाई फंक्शन। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई पे असर डालते हैं, या फिर आप समझ लो डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, राइट, डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहला फैक्टर है इसके अंदर प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। बच्चों किसी भी कमोडिटी का खुद का प्राइस उस कमोडिटी की सप्लाई पे असर डालता है, ठीक है। इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब सेट्रिस पेरिबस, इसका मतलब यही होता है। When the price of a commodity increases and its quantity supply also increases and vice versa. Vice versa का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, reverse is also true, ठीक है। reverse is also true यानी कि प्राइस किसी कमोडिटी का बढ़ेगा तो सेलर सप्लाई बढ़ाएगा, प्राइस कम होगा तो सेलर सप्लाई कम करेगा। और आप ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो सप्लाई चैप्टर, पता है वो प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंदर पढ़ रहे हो। यहाँ पे आपको प्रोड्यूसर का जो बिहेवियर है ना वो स्टडी करना है कि प्रोड्यूसर कैसा बिहेव करता है, प्रोड्यूसर कैसा एक्चुअली बिहेव करेगा। तो ये मत सोचना सर ग्राहक नहीं खरीदेगा, भैया ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ही नहीं है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू सेलर का है। तो जैसे ही किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा सेलर उसकी सप्लाई को बढ़ा देगा, और जैसे ही किसी कमोडिटी का प्राइस घटेगा सेलर उसकी सप्लाई को घटा देगा। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ दैट कमोडिटी। तो प्राइस और सप्लाई। अब इसके अंदर हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा, तो हर लॉ का एक अजम्पशन होता है, लॉ ऑफ सप्लाई का भी एक अजम्पशन है, क्या, while stating law of supply the phrase keeping other factor remaining constant या ceteris paribus are used। तो यही इसका क्लास assumption है। this phrase used to convert the following assumption, ठीक है। तो ये सारे के सारे assumptions है, other factor ये है सारे other factor जिनको हमें constant रखना पड़ेगा। आपको याद होगा जब हम डिमांड पढ़ रहे थे तो हमने थियोरी ऑफ डिमांड के अंदर भी पढ़ा था कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अब बाकी फैक्टर को कांस्टेंट करो। तो यहाँ पे भी हमें बाकी फैक्टर्स ये हैं सारे के सारे जिनको हम लोगों को कांस्टेंट करना है। तो सबसे पहला प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स इज कांस्टेंट, अदर रिलेटेड गुड्स के प्राइस को हमें कांस्टेंट करना है। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उनकी प्राइस को हमें कांस्टेंट करना है। देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को भी कांस्टेंट करना है ना। इनपुट के प्राइस को भी कांस्टेंट करना है, टैक्सेशन पॉलिसी को भी कांस्टेंट करना है। गोल भी सेम है, अपना गोल भी चेंज नहीं करेंगे, जो भी हमारा गोल है सेल मोटिव या प्रॉफिट मोटिव व्हाटएवर आवर गोल इज, हमें उसको कांस्टेंट करना है। तो इन सारी चीजों को कांस्टेंट कर दो, फिर बढ़ाओ प्राइस। देखना प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा और प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगा। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी। ओके, देखो मेरा प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, और ये देखो इस तरीके से, ये ना यहाँ पे क्लास एक मिस्टेक है, इसको ठीक कर लो। मैं नोट्स आपको दूंगा उसमें ठीक करके दूंगा, ये क्लास ठीक कर लो। ये अपवर्डली स्लोपिंग है और कॉन्केव टू ओरिजिन है ना। ये ओरिजिन से देखोगे ना तो झुकाव जो है ऐसे चम्मच की तरह दिखेगा, कॉन्केव टू द ओरिजिन, ठीक है। उल्टा होता है चम्मच ऐसे तो कॉन्वेक्स होता है, ये कॉन्केव होता है। आपने कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स
मिरर और लेंस पढ़ा भी होगा फिजिक्स के अंदर 10th में, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका कॉनकेव टू ओरिजिन। आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, आप चाहो तो ऐसे कर्व में भी बना सकते हो। दोनों में ही प्राइस में और सप्लाई में जो लिखेगा वो डायरेक्ट रिलेशनशिप यहां देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा सप्लाई घटेगा। तो महंगे में दुकानदार ज्यादा बेचेगा और सस्ते में कम बेचेगा। लेकिन यहां पे कुछ एक्सेप्शन है, जहां पे महंगा होने के बाद भी सेलर ज्यादा नहीं बेच सकता। और वो एक्सेप्शन में सबसे पहला है, लॉ ऑफ सप्लाई डजंट अप्लाई स्ट्रिक्टली टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना, वहां पर लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। whose supply is governed by the natural factors. Example, if due to natural calamities there is a fall in the production of agriculture product like rice, wheat, then its supply will not increase, however high the price may be. अगर मान लो फसल अच्छी नहीं हुई, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ जाता है। आपको पता है अगर एग्रीकल्चर का प्राइस बढ़ा, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा, तो आप सप्लाई नहीं बढ़ा सकते ना। आलू, बैंगन, प्याज, गोभी, गाजर, मटर, है ना, शिमला मिर्च, भैया ये मशीन में थोड़ी उगता है। अरे भाई प्रोडक्शन को बढ़ा दो, नहीं, सप्लाई नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो मट्टी में उगता है। तो भैया टाइम लगता है, उसमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो एग्रीकल्चर, कभी कभी आपने देखा होगा कि टमाटर महंगे हो गए, प्याज महंगे हो गए, है ना, मटर महंगे हो गए। अभी देखना मटर धीरे धीरे गर्मी में महंगा हो जाएगा, 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो मटर बिकेगा, ठीक है। तो क्या सेलर सप्लाई बढ़ा देगा उसकी? नहीं बढ़ा पाएगा। क्यों? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उसके कंट्रोल में नहीं है, वो नेचुरल फैक्टर पे डिपेंड करता है। सप्लाई ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन गुड रिमेन लिमिटेड इफ देयर प्राइस टेंड टू राइज। भैया ऐसे सामान जो हमारे समाज को खराब करता है, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, तंबाकू, खैनी, है ना, इसके अलावा दारू, चरस, गांजा, है ना, कोकीन, हीरोइन, जो भी XYZ है, अब वो चीजों का प्राइस कितना ही ज्यादा हो, भैया प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। इवन ये तो इलीगल चीजें हो गई, हीरोइन की तरफ जाएं तो। अगर सिर्फ गुटखा तंबाकू की बात भी करें तो भैया एक लिमिटेड क्वांटिटी में इसका प्रोडक्शन कर सकते हो। एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सेलर मे बी विलिंग टू सेल मोर ऑफ पेरिशेबल गुड्स। सर पेरिशेबल गुड्स क्या होता है? पेरिशेबल कमोडिटी क्या होता है? नाशवान वस्तु, जो जल्दी खराब हो जाता है। आप क्लास उसको भी लिमिट क्वांटिटी में ही बनाओगे। दूध है, आप बहुत ज्यादा बनाओगे वो 2 दिन में खराब, गर्मी में 1 दिन में 2 दिन में दूध खराब हो जाता है। तो जो चीज जल्दी खराब हो जाती है ना, तो सेलर क्लास उसको जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बेच सकता। और ऊपर से प्राइस कम, अगर है प्राइस कम है, सप्लाई कम होनी चाहिए, फिर भी वो सप्लाई ज्यादा करेगा कि खराब ना हो जाए। कहीं सस्ता भी है ना तो बेच देगा, भाई सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, इससे अच्छा बेच दो। तो गर्मियों में देखना तुम ठेले पे सब्जी वाले जो रहते हैं ना, वो भी जो है जब निकलते हैं रात के टाइम पे कि भैया अपना सामान बेच के घर जाना है, कल खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा कल को, तो जल्दी में बेच के निकल जाते हैं, चाहे वो कोई भी प्राइस हो, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया, दूसरा हो गया सोशल डिस्टिंक्शन गुड हो गया, तीसरा हो गया क्लास आपका पेरिशेबल गुड्स, नाशवान वस्तु। यहां पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नाउ दूसरा, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। अब हम ये सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, ये जितने भी एक एक करके पॉइंट है, सारे पॉइंट्स को एक एक करके पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखो अब सबसे पहले ध्यान से सुनना, जो अदर रिलेटेड गुड्स है, अदर रिलेटेड गुड्स वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। 2 तरह के गुड्स होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हाईली कॉम्पिटिटिव है, व्हिच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अदर, जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जिनकी जॉइंट डिमांड होती है, जिनकी डिमांड हम एक साथ करते हैं। तो अगर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूट की, तो टी और कॉफी, टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी की सप्लाई घटेगी, यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप है। ये ध्यान रखना, डिमांड में सब्स्टिट्यूट के अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप था, एक का प्राइस बढ़ रहा था, दूसरे की डिमांड बढ़ रही थी। सप्लाई में सब्स्टिट्यूट गुड्स में नेगेटिव रिलेशनशिप है, एक का प्राइस बढ़ेगा, दूसरे की सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे मान लो क्लास कार हो गया, कार का प्राइस अगर बढ़ेगा तो पेट्रोल की सप्लाई जो है बढ़ जाएगी। मोबाइल ज्यादा बिकेंगे तो मोबाइल के कवर भी ज्यादा बिकेंगे। समझ रहे हो बात को? अब यहां पे कैसे काम करता है? सर ठीक है, रट्टा मार लेंगे, सब्स्टिट्यूट का नेगेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री का पॉजिटिव, बस समझाओ कैसे। तो मैं तुम्हें समझाता हूं रीजन क्या है इसका। जैसे ही टी का प्राइस बढ़ेगा, सेलर टी की सप्लाई को बढ़ा देगा।
भाई जिसका प्राइस बढ़ेगा सेलर उसकी सप्लाई को बढ़ाएगा, टी का प्राइस बढ़ा सेलर ने टी का सप्लाई बढ़ा दिया, तो सप्लाई अगर इसकी बढ़ाएगा तो ऑब्वियसली इसकी सप्लाई कम करेगा, बिकॉज सेलर के पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर वो अपने रिसोर्सेज को यहां लगा देगा टी की सप्लाई में तो सेलर कॉफी की सप्लाई अल्टीमेटली कम हो जाएगी। अगला सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, प्राइस ऑफ कार, कार का प्राइस बढ़ गया तो कार की सप्लाई बढ़ जाएगी। रूल क्या कहता है, जिसका प्राइस बढ़ेगा उसकी सप्लाई बढ़ेगी, तो कार का प्राइस बढ़ेगा तो कार की सप्लाई बढ़ेगी, और अगर कार की सप्लाई बढ़ेगी तो कार में पानी तो डलेगा नहीं, तो पेट्रोल की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब कुछ बच्चे थोड़ा ओवर स्मार्ट बनेंगे, बोलेंगे सर मेरी डीजल की गाड़ी है तो क्या होगा, सीएनजी है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक है तो क्या होगा, तो भैया यहाँ पे पेट्रोल का मतलब मेरा फ्यूल से है, ठीक है, चाहे वो कोई भी फ्यूल हो। तो अगर सीएनजी की गाड़ी है तो सीएनजी जो सीएनजी पंप है वो ज्यादा खुलेंगे, इलेक्ट्रिकल गाड़ी है, इलेक्ट्रिकल गाड़ी का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी ईवी की सप्लाई बढ़ेगी, ईवी की सप्लाई बढ़ेगी तो चार्जिंग स्टेशन जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, चार्जिंग में लोग घुसने लगेंगे, चार्जिंग का धंधा करने लगेंगे लोग। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ध्यान रखना। और एक सदाबहार बात यह है कि किसी भी रीजन से सप्लाई अगर बढ़ता है तो सप्लाई कर्व ऐसे है ना, तो वो इंक्रीज इन सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होगा। किसी भी रीजन से सप्लाई अगर घटता है अदर फैक्टर से तो सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना, यहां सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होगा और यहां सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ये राइटवर्ड शिफ्ट है, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। जैसे अगर मैं बात करूं, प्राइस इतना है, सप्लाई इतना है, ठीक है, प्राइस इतना है, सप्लाई इतना है, प्राइस अभी भी इतना है, सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई 10 था, प्राइस मान लो 10 था, प्राइस अभी भी 10 ही है, सप्लाई बढ़कर कितना हो गया, 20 हो गया। तो सप्लाई बढ़ा किसकी वजह से बढ़ा है, अदर फैक्टर की वजह से। ये है सारे अदर फैक्टर, बेटा देख लो, इसको लिख लेना क्लास, वीडियो पॉज करके एक बार लिख लो। देखो ये जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हो ना प्राइस को छोड़ के, दीज ऑल आर अदर फैक्टर। तो अगर आपने यहां पे देखा हो, यहां पे देखो, ये सप्लाई फंक्शन है, ये है ओन प्राइस, ठीक है, ओन प्राइस को छोड़कर बाकी जितने भी फैक्टर्स है ना, इन्हीं को बोलते हैं अदर फैक्टर्स, और इन्हीं को कांस्टेंट रखने की बात कही है लॉ में। तो इन सब की वजह से, इन फैक्टर की वजह से अगर सप्लाई बढ़ता है, इन फैक्टर की वजह से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई। और इन फैक्टर की वजह से अगर सप्लाई घटता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई। और इंक्रीज इन सप्लाई में सप्लाई कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होता है, प्राइस सेम है, स्टिल सप्लाई इंक्रीज इन सप्लाई, प्राइस सेम है, फिर सप्लाई घट रहा है, यहां से यहां हो गया 10 से 2 ही रह गया कुल, तो उसको बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। यही डिमांड में पड़ा था, इंक्रीज राइट डिक्रीज लेफ्ट, यहां भी वही है, इंक्रीज राइट डिक्रीज लेफ्ट, वहां भी अदर फैक्टर से था, यहां भी अदर फैक्टर से था। सर लेकिन अगर खुद के प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ा तो क्या होगा, तो उसको एक्सटेंशन इन सप्लाई बोलेंगे, ठीक है, एक्सटेंशन इन सप्लाई। और सर खुद के प्राइस की वजह से और सप्लाई अगर घट गया तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ओन प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ेगा तो एक्सटेंशन इन सप्लाई, ओन प्राइस की वजह से सप्लाई घटेगा तो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, अदर फैक्टर की वजह से सप्लाई बढ़ेगा तो इंक्रीज इन सप्लाई, अदर फैक्टर्स की सप्लाई घटेगा तो डिक्रीज इन सप्लाई। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया। सबसे पहला प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स सब्स्टिट्यूट में नेगेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री में पॉजिटिव, ये ध्यान रखना, ओके। हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि डिमांड में सब्स्टिट्यूट पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव, और इसमें सप्लाई में सब्स्टिट्यूट नेगेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री पॉजिटिव। अगला है नंबर ऑफ फर्म। सिंपल सी बात है, सेलर ज्यादा होंगे तो सप्लाई ज्यादा, सेलर कम होगा तो इंडस्ट्री में सप्लाई भी कम होगा। गोल ऑफ फर्म, दो तरह के गोल होते हैं बेटा, पता है आपको। किसी का गोल क्या होता है, सेल्स मोटिव, कि भैया सेल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सामान बेचेंगे, और किसी किसी का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव। तो अगर तुम्हारा सेल मोटिव है तो सप्लाई ज्यादा है, प्रॉफिट मोटिव है तो तुम्हें सप्लाई कम करना पड़ेगा क्योंकि तुम बहुत महंगा सामान बेच रहे हो, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में तो ज्यादा लोग नहीं ले पाएंगे, सप्लाई कम होगा। तो सेल्स मोटिव में सप्लाई ज्यादा होता है, इंक्रीज इन सप्लाई, प्रॉफिट मोटिव में सप्लाई कम होता है। अगला प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है प्राइस ऑफ इनपुट। मैं जो चीजें बना रहा हूं अगर वो चीजें महंगी बनेंगी, लाइक मैं जो रेंट पे कर रहा हूं मुझे ज्यादा रेंट पे करना पड़ रहा है, लेबर को मुझे ज्यादा वेजेस सैलरी देनी पड़ रही है, कैपिटल पे मुझे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ रहा है, मालिक को प्रॉफिट ज्यादा रखना पड़ रहा है,
इन सभी केसेस में अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ेगा तो भाई सप्लाई क्या होगी, कम होगी, क्योंकि सारे रिसोर्सेज तो उसी में चले जाएंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। तो जहां मैं 10 किलो बना सकता था अब मैं 4 किलो बनाऊंगा, या फिर जहां मैं 10 यूनिट बना सकता था अब मैं 9 यूनिट बनाऊंगा, 8 यूनिट बनाऊंगा। अगर प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई कम होगा, और वहीं पे अगर प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन घट गया तो भाई सप्लाई क्या होगा, ज्यादा होगा। ये समझना, एक्सेप्ट करना है, रट्टा नहीं मारना, खुद सोचो ना। सस्ते में सामान बनेगा ज्यादा बनाओगे, महंगे में बनेगा कम बनाओगे। अगला है टेक्नोलॉजी। अगर आप नई टेक्नोलॉजी को यूज करोगे, एडवांस टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सप्लाई बढ़ेगा। पुरानी टेक्नोलॉजी अगर यूज करते हो तो सप्लाई क्या होगा, कम होगा। अगला है बिजनेस एक्सपेक्टेशन। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रही है, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो आप सप्लाई क्या करोगे, ज्यादा करोगे। और अगर कंट्री में मंदी है, कोविड के टाइम पे डिफ्लेशन आ गया था जैसे, तो उसमें सप्लाई क्या करोगे, कम करोगे। ठीक है, अगला क्या है, सप्लाई क्या करोगे, कम। नेक्स्ट है टैक्सेशन। सरकार अगर टैक्स रेट को बढ़ा देगी तो भैया आपके पास पैसा कम बचेगा सप्लाई करने के लिए। वही प्राइस ऑफ इनपुट या प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसा ही है, सरकार टैक्स रेट बढ़ा देगी, सप्लाई कम हो जाएगा। और सरकार टैक्स कम कर देगी ना, तो क्लास आप क्या करोगे, सप्लाई को बढ़ा दोगे। तो सप्लाई कम या ज्यादा होगा, ये डिपेंड करता है सरकार के टैक्सेशन पॉलिसी पे। आई क्लास बात समझ? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना सारे बच्चे। इन सभी केसेस में जब भी सप्लाई इंक्रीज होगा, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और सप्लाई डिक्रीज होगा तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ये आप ध्यान रखना इन सारे ही केसेस में, ओन प्राइस को छोड़कर। अब लास्ट डिफरेंस, ये डिफरेंस आपको याद होगा तो आपने पढ़ा था, सेम टू सेम डिफरेंस डिमांड के अंदर भी और सेम टू सेम डिफरेंस है सप्लाई के अंदर भी। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और खाली चेंज इन सप्लाई। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई किसकी वजह से होता है, ड्यू टू ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी के खुद के प्राइस के चेंज होने से जो सप्लाई में चेंज आता है उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। बट खुद का प्राइस छोड़कर बाकी सारे फैक्टर, नंबर ऑफ फर्म, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गोल, प्राइस ऑफ इनपुट, टेक्नोलॉजी, टैक्सेशन पॉलिसी, बिजनेस एक्सपेक्टेशन या बिजनेस फ्लक्चुएशन, इन सारे फैक्टर से चेंज आता है तो बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। तो इट इज ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस, इट इज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। यहां पे लॉ ऑफ सप्लाई काम करता है, यहां पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है प्राइस के बढ़ने सप्लाई चेंज होता है, यहां प्राइस है ही नहीं, यहां अदर फैक्टर की वजह से चेंज हो रहा है, तो यहां काम नहीं करता लॉ, यहां काम करता है। यहां प्राइस चेंज होता है, यहां प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट। ध्यान रखना। अच्छा, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा। अब मैंने आपको अच्छे से समझाया था, देखो डिमांड के अंदर मैं रिपीट भी कर रहा हूं, प्राइस का एरो देखो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर लगा दो। इसको बोलते हैं एक्सटेंशन या एक्सपेंशन सप्लाई। मूवमेंट क्या होगा, अपवर्ड की तरफ मूवमेंट होगा। देखो प्राइस प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई भी बढ़ रहा है, तो एक्सटेंशन इन सप्लाई। इसका रीजन क्या है, इंक्रीज इन प्राइस इज द रीजन बिहाइंड एक्सटेंशन इन सप्लाई। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व, ये किसकी वजह से होता है, प्राइस बढ़ेगा तो अपवर्ड मूवमेंट होगा और सप्लाई भी बढ़ेगा, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन इन सप्लाई। प्राइस घटेगा, सप्लाई घटेगा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई। और प्राइस के एरो नीचे है तो नीचे की तरफ यहीं पे शिफ्ट नहीं होगा, मूवमेंट नीचे की तरफ, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग विद सेम सप्लाई कर्व। देखो प्राइस घट रहा है, सप्लाई भी घट रहा है, ओके, मूवमेंट होगा, शिफ्ट नहीं होगा। अगला, ड्यू टू अदर फैक्टर, जैसे नंबर ऑफ फर्म इंक्रीज हो गया, गोल सेल मोटिव हो गया, इनपुट सस्ता हो गया, टेक्नोलॉजी नहीं लगा दिया आपने, टैक्स रेट कम हो गया, इन्फ्लेशन चल रहा है कंट्री में, या सब्स्टिट्यूट्स का जो प्राइस है ना वो कम हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ गया, इन सब रीजन की वजह से अगर सप्लाई बढ़ता है तो ये होता है क्लास इंक्रीज सप्लाई। तो दीज आर द रीजन ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। तो कल को बोलेगा व्हाट आर द 3 रीजन बिहाइंड इंक्रीज सप्लाई, तो ओन प्राइस को छोड़कर बाकी सब में रीजन आप बता देना। और इसमें सप्लाई कर्व क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। प्राइस इतना था, सप्लाई इतना, अभी भी प्राइस सेम है लेकिन सप्लाई बढ़ गया, इसी को इंक्रीज सप्लाई बोलते हैं। प्राइस देखो यहाँ सेम है और सप्लाई बढ़ रहा है, ऐसा डायग्राम दे देगा, बोलेगा बताओ क्या है ये, तो आप इसे इंक्रीज सप्लाई बोलना, एक्सटेंशन सप्लाई मत बोलना। सेम यही सारे रीजन उल्टा है, नंबर ऑफ फॉर्म रिड्यूस, गोल हो गया प्रॉफिट मोटिव, इनपुट महंगा हो गया, सब्स्टिट्यूट का प्राइस फॉल हो गया, सब्सिडी दे दी सरकार ने, या डिफ्लेशन चल रहा है कंट्री के अंदर तो सप्लाई कम हो जाएगा, डिक्रीज इन सप्लाई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व पीछे की तरफ जाएगा। प्राइस इतना था पहले, सप्लाई इतना, अभी भी प्राइस सेम है, सप्लाई कम हो गया। प्राइस 10 था, अभी भी 10 है, सप्लाई 50 से 35 हो गया। इस चीज को बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। मोस्ट इंपोर्टेंट पेज यही था, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, क्या पता यहीं से दोनों क्वेश्चन पूछा जाए। सब कुछ हमारा खत्म हो गया सप्लाई में।
आई होप आपको सप्लाई चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, मजा आया होगा। इसको अच्छे से पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना, इनके क्वेश्चंस एसपीसीसी ऐप पे बना लेना जाके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।